प्रति प्रेरणा स्वरूप हैं, युवाओं के प्रति और समूची कृषि जगत के प्रति तथा सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इस हेतु हमें प्रेरणा देते हैं। सभी की आर्थिक समृद्धि बने, उस हेतु प्रेरणा देते हैं। ऐसा प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व जिनका नाम आदरणीय शरद वर्मा जी हैं, तो समूचे सदन की ओर से मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कृपया आप मंच पे आएँ और आज की वार्ता का शुभारंभ करें। आदरणीय श्री शरद वर्मा जी। जी दिनेश जी, बहुत-बहुत आपको साधुवाद। और आज की योगशाला बहुत अच्छी रही। और आज का जो विषय है वो जैविक के ऊपर है, कुछ बीज के ऊपर है और कुछ फसलों को जल्दी निकाल कर बाजार के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं आपको बीज तैयार करने की प्रोसेस बताता हूँ, जिसमें भी काफी पैसा कमाया जा सकता है और अपन लोग उसमें कैसे अपने खेत की उपज बढ़ाएं बीज के माध्यम से, वो भी बहुत उपयोगी है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कैसे बीज में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। भले आपकी छोटी सी खेती हो, आप उसमें भी बीज का उत्पादन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक छोटी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जो बीज प्रमाणीकरण संस्था हर जगह ट्रेनिंग दिलवाती है। जहाँ पे आपको 3 से 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, वो आपको बीज बनाना सिखाती है। कैसे आप बीज बनावें और कैसे अपने खेत में नए बीज लगाकर अधिक उत्पादन लेवें। बीज जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें किसान लोग, मेरे भाई लोग कम ध्यान दे पाते हैं। और जो संस्थाएं बनी है सरकारी, केवी के है, रिसर्च सेंटर है, पवार खेड़ा है, उनका उपयोग कम कर पाते हैं। ऐसी चीजों में उपयोग करना चाहिए और जो केबी के निकट हो उन पर जाकर इन चीजों के विषय में जानकारी लेनी चाहिए। आपको अगर बीज में जाना है तो सबसे पहले अपने को एक बीज बहुत अच्छा चुनाव होना चाहिए, आपके क्षेत्र के अनुकूल, आपके वातावरण के अनुकूल, आपकी मिट्टी के अनुकूल सबसे अच्छा बीज कौन सा रहेगा, ये आपके पास के रिसर्च सेंटर हैं, केवी के हैं, वहां के वैज्ञानिक आपको बता सकते हैं कि कौन सा बीज अच्छा रहेगा। उस बीज को आप जो भी एग्रीकल्चर कॉलेज हो आसपास, जो भी रिसर्च सेंटर हो, वहां से आप बीडर बीज ला सकते हैं। आपका बीज प्रमाणीकरण में जब आप ट्रेनिंग ले लेंगे, आपकी एक छोटी सी संस्था या कंपनी का पंजीयन हो जाएगा। आप बीज बनाने के लिए वहां से 5 से 7 दिन में पर्याप्त ट्रेनिंग ले लेंगे, फिर आप बीज बना सकते हैं। तो बीज बनाने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रेनिंग लेनी है। वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज से, वहां के केवीके से और अपने जो भी निकट रिसर्च सेंटर है, जैसे हमारे यहाँ पवार खेड़ा है, आपके यहाँ जो भी होगा, या एनएससी से भी आप बीज ले सकते हैं। जब आप बीडर बीज लेके आएंगे तो सबसे पहले आप अपने चुनाव करेंगे कि आपको किसानों को ये बीज देना है और अपने को स्वयं भी इसको बोना है। मान लो आपकी समिति में 10 से 11 सदस्य हैं या स्वयं की कंपनी है, तो आप अपने ठेके की जमीन या खुद की जमीन में उसको, उस बीज को, जो आपने बीडर बीज लाए हैं, उसको 40 से 50 किलो प्रति एकड़, गेहूं का अगर बीज अपन लेते हैं तो उसको आपको बोना है। उसके आसपास कोई वैरायटी दूसरी ना होवे, जिससे 1 मीटर का ध्यान अपने को रखना है। 1 मीटर तक कोई दूसरी क्रॉप, अगर आपका ही खेत है तो आप उसमें चना बो दीजिए, मेथी बो दीजिए, धनिया बो दीजिए, किसी भी क्रॉप से उसको आप दूर कर सकते हैं। और बीडर बीज को आप विधिवत बो लीजिए। अपने जो सदस्य हैं उनको भी आप बोआ सकते हैं। बीडर बीज बोने से क्या होगा
कि जो बीज आपका उत्पादित होगा वो फाउंडेशन बनेगा और उसको अन्य किसानों को देकर आप उनकी उपज भी बढ़ाएंगे और उनकी आय भी बढ़ाएंगे, दोनों तीनों चीजें बढ़ाएंगे आप। तो ये प्रक्रिया बहुत बहुत सरल है। आप जो चीज बो रहे थे वो ही हम बो रहे हैं। आपको बस क्या करना है, एग्रीकल्चर कॉलेज से संपर्क करके अपनी संस्था के विषय में पंजीयन करा हुआ प्रमाण पत्र देना है। डीडीए से आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा बेचने के लिए, तो आप लाइसेंस बनवा लेंगे। और उसके बाद जो बीडर बीज आपने बोया है वो फाउंडेशन के रूप में आपके बीज में तैयार होगा। और अपने खुद के हाथों से जब किसी बीज को तैयार करते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। आपको लगेगा कि हमने जो बीज तैयार किया है वो सर्वोत्तम बीज है। आपने बकायदा जब सीड बोया तो उसमें आपने अपनी बीज बोते समय ध्यान रखना है आपका खेत बहुत अच्छा तैयार होवे। आपका महंगा बीज है फाउंडेशन, बीडर बीज है, तो बीडर बीज को आपको विधिवत, आपको टाइम से सोइंग करनी है। आपको डायरी में सारी चीजें नोट करनी है। जो उसमें टैग लगा हुआ है वो टैग को संभाल के रखना है, क्योंकि उस टैग के बाद ही आपके बीज में आपकी संस्था का पंजीयन होगा। आपका जो भी संस्था का नाम आपने ले रखा है उसके नाम से वो पंजीयन हो जाएगा। और आगे का फाउंडेशन जो बीज है वो आपकी संस्था के नाम से, वो बीज डीडीए के माध्यम से भी आप अपने जिले में या अपने प्रदेश में दे सकते हैं, पूरे भारतवर्ष में दे सकते हैं। जब वो बीज तैयार होता है तो उसका रेट गवर्नमेंट निर्धारित करती है। जैसे आज अगर आप फाउंडेशन बीज लेते हैं तो 3600 रुपए रेट है। तो ये रेट जो होता है वो गवर्नमेंट रेट जो मंडी में आप बेचते हैं उससे कई गुना ज्यादा अच्छा होता है। और इस बीज को उत्पादित करने में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी भी नहीं लगती है। बीडर बीज तो वैज्ञानिक लोग करते हैं, लेकिन फाउंडेशन से सर्टिफाइड तक का जो सफर है वो आपकी संस्था कर सकती है और उसमें एक अच्छा मुनाफा कमा सकती है। सिर्फ बीज बदल देने से आपकी आय 20 से लेके 40% तक आपकी इनकम बढ़ सकती है, अगर आप बीज को उत्पादित करने में चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने बीडर बीज लिया, आपके खेत में तैयार किया। बीडर बीज का उत्पादन एक नॉर्मल उत्पादन आता है। उस बीज को आप अपने जो भी आपकी अपने वेयर हाउस बना रखा है या जो भी आपकी व्यवस्था है रखने की, आप उसको बढ़िया सुरक्षित रखेंगे। काटते समय आपको ध्यान रखना है कि कोई वैरायटी मिले नहीं। खले को आपको साफ सुथरा रखना है जिससे कोई वैरायटी उसमें मिक्स ना होवे। और वो वैरायटी आपकी फाउंडेशन के रूप में जानी जाएगी। और जब आप अपने सदस्यों को और किसानों को वो वैरायटी देंगे तो वो आपकी संस्था आपके नाम से वो वैरायटी बाजार में आ जाएगी। और आप बीज का जो एक बहुत बड़ा मार्केट है उसमें भी आप हिस्सेदारी के रूप में आप शामिल हो सकते हैं। बीज में किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है, इससे आप उस बीज में टैक्स का भी फायदा उठा सकते हैं। ये किसान के लिए बहुत अच्छा एक बीज उत्पादन का गवर्नमेंट ने दे रखा है। इसकी मदद लेनी चाहिए और इससे आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपका फाउंडेशन भी तैयार हो गया, आपकी जो एवरेज आई है, फिर उसके एवरेज के हिसाब से आप अपने फाउंडेशन बीज को फिर से आप बो सकते हैं। उसको अगर आप कोशिश करके एक खेत से दूसरे खेत में बोते हैं तो उससे उत्पादन और अधिक आता है। आप फाउंडेशन बीज बोएंगे, उसके बाद आपकी सर्टिफाइड की सीरीज चालू हो जाएगी। आपका ही टैग लगेगा उसमें और आपका ही संस्था का टैग रहेगा उसमें। जब हम लोग पैकिंग करते हैं तो बीज प्रमाणीकरण का अधिकारी जो सीड इंस्पेक्टर होता है वो आता है। उसके सामने आपके बीज की ग्रेडिंग पैकिंग होती है। जब आपका बीज पैक हो जाता है तो आपका टैग लग जाता है और अब आपका सर्टिफाइड बीज के नाम से बाजार में आपका बीज चला जाता है।
आप निरंतर फीडर बीज कॉलेज से लेते रहें। फाउंडेशन और सर्टिफाइड बीज जो है वो अपनी संस्था के माध्यम से आप बनाते रहें, और उस बीज को आप अपनी संस्था के नाम से सर्टिफाइड में आप जा सकते हैं। इसके बाद आपकी जो बाजार मूल्य है, अगर आप मंडी में जाते हैं तो वो गेहूं आपका 2200 से 2300 रुपए बिकता है, और वही आप सर्टिफाइड और फाउंडेशन में चले जाते हैं तो 3600 से 4200 रुपए कुंटल आपका बीज चला जाता है। इसमें खर्च जो संस्था एक बार उसको खर्च करना पड़ेगा, ग्रेडिंग मशीन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पूरा ग्रेडिंग का जो है ग्रेविटी लेनी पड़ेगी। वो सारी मशीनें आप लेकर एक बार संस्था के 10-11 लोग अगर मिलके लगा लेते हैं तो काफी सस्ता पड़ता है, और उसमें भी शासन काफी 50% तक अनुदान दे रहा है। आज भी गांव में परंपरागत बीज जो है वो बीज उगाया जा रहा है, नए बीजों में उसको नहीं बदला जा रहा है। अगर आपकी कोई पुरानी वैरायटी है तो उसको भी आप अपने रिसर्च के नाम से वो वैरायटी आप बेच सकते हैं। उसमें से जब पौधे आप लगाते हैं तो बहुत अच्छे स्वस्थ पौधों के बीजों को आप रख ले में, और वो स्वस्थ पौधे के जो बीज आपने तैयार हैं उन बीजों को आप अलग से धीरे धीरे तैयार करके आपकी जो वैरायटी पुरानी चली आ रही है उसमें से स्वस्थ चुने हुए पौधों के बीज को आप उससे भी बीज तैयार कर सकते हैं, और उसको भी आप रिसर्च के नाम से आप उसको बीज को मार्केट में उतार सकते हैं। और नहीं आपको ज्यादा टेक्निकल सलाह और आप मार्गदर्शन केवी के और रिसर्च सेंटर के अधिकारियों से, बीज प्रमाणीकरण के अधिकारियों से लेकर आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आपकी वैरायटी को टीएल का टैग तो मिल ही जाएगा, उसके माध्यम से भी आप अच्छा पैसा बाजार से कमा सकते हैं। बीज के व्यवसाय में बहुत अच्छा पैसा है। अगर किसान ईमानदारी से बीज तैयार करता है और दे बीज उत्पादन में खुद का भला होगा, देश का भला होगा, और उत्पादन जिस किसानों को देगा उनका भी उत्पादन बढ़ेगा। आज किसान का उत्पादन कम क्यों हो रहा है, कि इस बात पे बहुत विशेष ध्यान रखनी है। खेतों में कार्बन की मात्रा तो कम हो ही रही है, केमिकल जो यूज कर रहे हैं उसके इफेक्ट तो दिख ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से अपने खेतों की जो पैदावार है फिर से बढ़ाई जा सकती है। एक ही क्रॉप को आप निरंतर नहीं बोवें। अगर आपने गेहूं बोया है तो 3 साल में कम से कम एक बार चना की फसल या अन्य फसल को आप उपयोग में लें। इससे आपकी पैदावार में अंतर आएगा। अगर आप एक ही एक क्रॉप बोते हैं तो आपकी जमीन धीरे धीरे कम एवरेज देने लगेगी। इसलिए आपको क्रॉप बदलना बहुत जरूरी था और बहुत जरूरी है। इसलिए आप अपने खेतों में निरंतर फसल को बदलते रहें, उससे बहुत अच्छी आपकी खेतों की एवरेज आएगी। खेती में कम लागत करने के लिए अपने को जैविक उत्पाद का उपयोग करना चाहिए, जो हम लोगों ने योगाहार कार्यक्रम से जैसे सीखा है। आज हमें संतोष सर ने हमें लगता है कि हम इसमें पूर्ण दक्ष हो गए हैं। जैसे ट्राइकोडर्मा है, उसका उपयोग आपको भरपूर करना चाहिए। अगर आप ट्राइकोडर्मा फसल के बीज बोते समय उपचार में करते हैं तो बहुत सारी जो जमीन से संबंधित फंगस है वो नहीं आती। आप बवेरिया का यूज करते हैं तो आपकी जड़ में लगने वाली माहू और बहुत सारे कीटों से आप अपने गेहूं को फसलों को बचा सकते हैं। अगर आपकी चने की फसल हो और उसमें बैक्टीरियल फंगस आ रही हो तो आप सूडोमोनास का उपयोग कर सकते हैं, और आपकी खेत में बीमारी के हिसाब से उसका डोज सेट कर सकते हैं। जनरली 1 लीटर प्रति एकड़ डोज होता है। अगर आपको लगता है कि हमारी फसल में कुछ ज्यादा नुकसान है तो आप उसमें अपना डोज थोड़ा बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने से आपकी खेती में कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपके खेतों में फंगस आने के कारण पर्याप्त बीजों की मात्रा नहीं है,
आपने अधिक बो दिया है। गेहूं 50 से 60 किलो बोना चाहिए तो आपने 1 कुंटल बो दिया है। तो ये बीमारी आपके अवश्य आएंगी, क्योंकि आपने अपनी अधिकता बो दी है, जहां पर आपने एक नियम तोड़ा है। जहां भी आप खेती के नियम तोड़ते हैं, वहां आपको फंगस के रूप में नुकसान प्राप्त होगा। इसके लिए आप तैयार रहें। आप जो भी चीजें खेत में उत्पादित कर रहे हैं, उसके लिए एक संतुलित खाद है। जो संतुलित खाद है वो आपको देना है। आप अगर संतुलित खाद का यूज नहीं करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में आपके खेत में कार्बन कम होगा और उससे भी आपकी पैदावार कम होगी। गोबर की खाद के माध्यम से आपके खेत का कार्बन काफी मात्रा में सुधारा जा सकता है, और आपके खेतों में फसलें बदल के भी आप खेत की ताकत को बढ़ा सकते हैं। खेत के अंदर की जो ताकत है वो निरंतर केमिकल के यूज करने के कारण काफी कम हो रही है। मैंने इसी योगाहार में सीखा कि कैसे माइक्रो राजा रावत साहब थे, तो उन्होंने हमें माइक्रो राजा के विषय में बताया था कि कैसे सरसों की फसल माइक्रो राजा को खा जाती है। तो वो चीजें, छोटी छोटी चीजों को भी अपने को ध्यान रखना है। जैसे पुराने लोग कहते थे कि तेल वाली फसल अगर आप लोगे तो खेत आपका कम हो जाएगा, आपकी पैदावार कम हो जाएगी। तो वैसे ही अपने को अब अपने योगाहार में अपने वैज्ञानिकों ने बताया, हमने केवीके वनखेड़ी से भी सीखा, और बहुत सारे योगाहार में इतने ऐसे विशिष्ट लोग आए, इनसे बहुत सारी जानकारी मिली, और हमने हमारी खेती में बहुत काफी इन लोगों की जो बताए गए नियम थे उनको फॉलो करके अपनी पैदावार को बढ़ाया। तो ये चीजें ऐसी है, इस मंच पे जब होती हैं तो उनसे पैदावार अवश्य बढ़ती हैं, और अपने खेतों को सुधारा भी जा सकता है और सुंदर ढंग से सजाया भी जा सकता है। खेतों की मेड़ों में आप बान की फसल ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने सागौन लगा रखे हैं, तो सागौन की फसल मेड़ों में बहुत अच्छी तैयार होती है और उसका पैसा भी बहुत अच्छा मिलता है। आने वाले समय में सागौन की और कमी आएगी और आप सागौन से एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमने हरियाणा के बाजार में देखा था कि वहां किसान एक ही दिन में पेड़ काट के कैसे पैसा कमाता है। ये हरियाणा की सरकार ने बहुत अच्छा किया है वहां पे। वहां के अगर कोई बहुत अच्छे कभी किसान को बुलाएंगे, जो वहां के सागौन को मंडी में बेचने का तरीका उनका बहुत सा है। वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं है हरियाणा में। अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे कम अगर फॉरेस्ट के अधिकारी हैं तो वो है हरियाणा में, कम है। लेकिन सागौन की लकड़ी अगर बहुत अच्छी मात्रा में कोई सप्लाई करता है तो वो वहां का किसान करता है, बगैर फॉरेस्ट के अधिकारी का। हमारे यहाँ सबसे अधिक फॉरेस्ट अधिकारी है, लेकिन हमारे यहाँ की लकड़ी किसान की बाजार में मूल्य नहीं मिल पाता। इस कारण वो अपनी मेड़ों को खाली रखता है। उसकी एक अच्छी जो है, एक अच्छा सिस्टम नहीं है। सिस्टम हरियाणा गवर्नमेंट ने जो बनाया है वो बहुत अच्छा सिस्टम है। हमारे यहाँ लकड़ी बाहर से आती है, हमारे यहाँ बांस बाहर से आता है। आज हम लोग मंदिरों में हमारे यहाँ जो अगरबत्ती लगा रहे हैं, तो बहुत सारी अगरबत्ती की जो काड़ी है वो बाहर से आती है। तो किसान को ये चीजें भी उत्पादित करने में ध्यान देना चाहिए। अगर अपनी मेड़ों में बांस है, सागौन है, अगर ये कर लेते हैं तो अतिरिक्त इनकम अपने खेतों पर प्राप्त होती है। और सागौन की लकड़ी तैयार होने में टाइम लगता है, लेकिन वो एक फिक्स डिपॉजिट जैसा है। जैसे बैंक में आप फिक्स करते हैं, वैसे ही सागौन की लकड़ी अगर आप अपनी मेड़ों में उपयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। मेड़ों को आप बानकी पौधों से आपको सजाना चाहिए, और आपके खेत में आप जो भी 3 फसल लगाते हैं, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, उन फसलों को हमेशा निरंतर बदलते रहें। आपको कम से कम 1 से 2, अगर 5 एकड़ जमीन है तो 1 से 1.5 एकड़ में आपको सब्जियों का भी उपयोग करना चाहिए। 1 से 1 एकड़ में आपको फलों का उपयोग करना चाहिए,
जिससे आपका साल भर रूटीन आपका चलता रहे। इनकम सब्जी से पर डे आती है और आप उसमें हमेशा सक्रिय रहते हैं। इसलिए आपको कम से कम अपनी जमीन का 1/4 एकड़ में आपको जरूर सब्जियां लगानी चाहिए, जिससे आपकी आय निरंतर आती रहे। आपको अगर 5 एकड़ की है तो आपको 2 से 3 गाय अवश्य पालनी चाहिए, जिससे आपके घर से दूध और आप बाजार, तो गाय में भी अगर आप पालते हैं तो दूध में उतना ध्यान ना लगाकर उसके जो बछड़े तैयार होते हैं, बछिया तैयार होती हैं, उस पे ध्यान देना चाहिए। किसान भाई बछिए पे ध्यान नहीं देते हैं। जो बछिया 18 से 2.5 साल में आपकी वही गाय बन के तैयार हो जाना चाहिए, उस पे ध्यान नहीं देते हैं। वो थोड़े से दूध और उसमें अपना टाइम खर्च करते हैं। दूध को तो घर में यूज करना चाहिए, और बाजार के लिए जो नई गाय की जो जन्म ली हुई बछिया है, उस पे पूरा ध्यान देकर उस बछिया को तैयार अगर वो कर लेवे, अच्छी वैरायटी की बछिया अगर उसकी तैयार हो जाती है, तो वो भी 70 से लाख रुपए की 2.5 से 3 साल में एक उसके उस गाय को आप तैयार कर पाते हैं। उसमें भी आपको बहुत ध्यान देना है कि कैसे हम लोग हमारी 3 गाय में से ये माना जाता है कि 2 गाय या 1 गाय को बछिया आएगी, बाकी को बच्चा भी आ सकता है। तो लेकिन आप बच्चियों को तैयार करके और बच्चों को ट्रेनिंग देके, जहाँ पे आज भी बैलों से खेती हो रही है, तो उन बैलों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देके आप वो बैलों को वहां पर बेच सकते हैं, और गाय को बहुत अच्छी तैयार करके आप गाय को बेच सकते हैं। तो आपका ध्यान गाय से गाय को तैयार कराने में है। वो अगर आपने सीख लिया तो आपकी गाय कभी रोड पर नहीं आएगी, ये बिल्कुल फिक्स है। लेकिन लोग दूध पर डिपेंड रहते हैं, और दूध में दाने में इतना खर्च है कि आदमी अपनी डेयरी और गाय को नहीं पाल पाता है। तो ये जाकर इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि कैसे बहुत अच्छी बछिया हम 18 महीने से 2.5 साल में उसकी डुप्लीकेट, उसकी माँ जो रहती है वो बछिया उसके जैसी तैयार हो जावे, और वैसी बछिया अगर आप बाजार में आपकी खड़ी करते हैं, जिस को आपने लिया था, दूध भी खाया, और उसके जैसे अगर आपने 2.5 साल के अंदर एक बछिया बेच दी, तो आपका वो डेयरी जो पशु है वो आपका प्रॉफिट में आ जाता है, और आपको कभी कोई घाटा नहीं देगा। उसकी जो गोबर की खाद है वो अपने खेतों में आप उपयोग कर सकते हैं, जीव अमृत बनाने में, उन चीजों में सारे में यूज होता है। वो सारी चीजें आप अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। ऐसे कहा गया है कि 1 एकड़ अगर आपके पास जमीन है तो 1 गाय होनी चाहिए, जिससे आपके खेत में पर्याप्त जीवाश्म बना रहता है। खेती के साथ साथ आपको छोटे छोटे से उद्योग भी लगाने चाहिए। अगर आपके पास हल्दी है तो हल्दी के छोटे उद्योग लग जाते हैं, जिनको आपको अपना खेत में हल्दी तैयार करके वहां के आसपास के जो गांव हैं, उनके वहां पे जो निवासी रह रहे हैं, गांववासी रह रहे हैं, उनको दिखाना चाहिए कि ये हल्दी देखो हमने तैयार की हुई है। और उस हल्दी को उनके सामने आप उसको बकायदा उनको बुलावें और उसको पीस कर पैक करें। उनके सामने जब वो पैक होगी तो उनका विश्वास बढ़ेगा, और वो हल्दी वो जब ले जाएंगे तो आपका गुणगान करे बगैर वो नहीं रहेंगे। ऐसा भी आपको करना चाहिए। छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से आज भारत सरकार का मेन फोकस है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में जो भी क्रॉपें निकल रही हैं वो खेतों के अंदर पैक होवे। ऐसी गवर्नमेंट की योजना है। आज बहुत सारी छोटी छोटी मशीनें आ रही हैं। सरसों लगाकर आप तेल कच्ची घानी के माध्यम से अपने गांव में उपलब्ध करा सकते हैं। अपने गांव में हल्दी तेल मसाले के इतने ग्राहक हैं कि आपको कहीं बाजार ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको बाजार अधिकतर सुनने में आता है कि साहब हमें तो बाजार नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है। हल्दी कौन सा गांव में कौन से घर हैं जो हल्दी नहीं लाते होंगे, या बाजार में ऐसा कौन सा घर है जो धनिया मिर्ची नहीं लाते होंगे। अगर मैं अपने घर की
हल्दी बेचता हूँ, तो मैंने देखा है कि हमारे आसपास के हम 5 से 10 गाँव में ही दे पाते हैं। ऐसे ही आप भी अपने आसपास के जो गाँव हैं, उनको आप हल्दी बाज़ार, मसाले का बाज़ार, बहुत बड़ा बाज़ार है किसानों के लिए, जहाँ वो पर्याप्त दे सकता है। उसे कहीं बाज़ार ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं। अगर शुद्ध रूप से वो हल्दी, धनिया, मिर्ची, लहसुन, प्याज़ करता है और बहुत अच्छे से उगाता है और उसका अपने गाँव में ही प्रेज़ेंटेशन करता है, तो वो जो मसाले की खेती उसने की है, उसकी खुशबू हर घर को पकड़ेगी और हर घर उसकी तारीफ़ करेगा कि ये हमारे गाँव की हल्दी है, ये हमारे गाँव की धनिया है और वो लेगा। अगर आपको बाज़ार ऐसी चीज़ आप उत्पादित करिए, जो आपका पड़ोसी माँगता हो। मेरा ये मानना है, मैंने इस योगाहार से यही सीखा है। और मेरे माता-पिता ने मुझे हमेशा इन चीज़ों को बार-बार सिखाया है कि जिन चीज़ों का बाज़ार ढूँढना पड़े, ऐसी चीज़ों का उत्पादन कम करना चाहिए। ऐसी चीज़ों का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, जो गाँव में ही सेल हो जावे, जो गाँव में ही बिक जाए। आज घर-घर में मसाले की ज़रूरत है और अच्छा मसाला बाज़ार में मिल नहीं पा रहा है, तो उस मसाले की जो पहुँच है, वहाँ पर किसान इन छोटी-छोटी हॉर्टिकल्चर भारत सरकार की योजना के माध्यम से अपना खेती का जो व्यवसाय है, उसको बढ़ा सकता है और बहुत अच्छी आय कमा सकता है। आज हल्दी का अगर अपन एक चीज़ ले लें, हल्दी का उत्पादन लगभग 1 एकड़ में 100 कुंटल आता है गीली हल्दी का और अगर उसको अपन प्रोसेस करते हैं, तो वो लगभग 17 से 20 कुंटल प्राप्त होती है। अगर कच्ची हल्दी को आप बाजार में ले जाओगे, तो वो आपकी ₹15 ₹16 किलो हल्दी बिकेगी। इससे ज़्यादा नहीं बिकती है कच्ची हल्दी। लेकिन उसका एक छोटी-सी मशीन, जिसकी लागत साढ़े 3 लाख रुपए है, अगर वो मशीन लगा के आप पूरा प्रोसेस कर लेते हैं अपने 1 एकड़ की हल्दी, तो वो 20 कुंटल प्राप्त हो जाती है और वो 250 से ₹300 किलो आप अपने ही गाँव में कहीं ग्राहक ढूँढने की आवश्यकता नहीं है। अपने ही गाँव में वो हल्दी को बेच सकते हो और ₹250 में आपका अगर कैलकुलेशन लगाओ, तो 1 एकड़ की हल्दी जो है, आपको कहीं अच्छा मुनाफ़ा देगी। 4 से 5 लाख रुपए प्रति एकड़ तक मुनाफ़ा दे देती है, अगर हल्दी का बहुत अच्छा प्रोसेस आप करते हैं और अपनी हल्दी को कच्चे रूप में अगर आप खेत में अपना कच्चा माल तैयार करते हैं और फिर सरकार की तरफ देखते हैं कि हमें तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, गेहूँ तो हमारा 2000 बिक रहा है, तो ये सरकार की गलती नहीं है, आपकी सोच की गलती है। आपको भी समय के अनुसार परिवर्तन होना पड़ेगा, उन चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा जिनसे आपकी आय दुगनी नहीं 4 गुनी हो सकती है। हम कहते हैं सरकार दुगनी कर रही है, हम कहते हैं आप एक चीज़ तो पकड़िए, आपकी आय 4 गुनी हो जाएगी। आपको कहीं बाज़ार ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आपके कौन से गाँव में बताइए आप कि कहाँ धनिया नहीं लगती, कहाँ मिर्च नहीं लगती, कहाँ हल्दी नहीं लगती, कहाँ प्याज़ नहीं लगता, कहाँ लहसुन नहीं लगता। आप बाज़ार की नब्ज़ को पकड़ते हुए अपने जो भी प्रोडक्ट आपने खेत में तैयार किया है, उसको अपने गाँव में ही सेल करो। आप अपने रिश्तेदारी में ही सेल करो। जहाँ भी शादियाँ हो रही हैं, वहाँ आप अपना स्टॉल लगा सकते हैं। गाँव में आपके अगर 10 शादी हैं, तो 10 स्टॉल लगाकर आप आस-पास के बहुत सारे गाँव में आपकी जानकारी को भेज सकते हैं, कि ये प्रोडक्ट अमुक गाँव में शुद्ध रूप से मिलता है। और जब आप हल्दी लेने वाले के सामने पीस के उसके सामने जब हल्दी की गठानों को उबाल के और पीस के देंगे, तो उसका विश्वास इतना बढ़ेगा, उसका स्वाद इतना बढ़ेगा कि वो हमेशा आपका गुणगान करेगा। ना ही आपको बाज़ार तलाशने की ज़रूरत है और ना ही आपको खेती में कम उत्पादन का डर है। आपकी दोनों चीज़ें की पूर्ति होती है, आप में बस एक विश्वास, एक डोर उठाने की ज़रूरत है कि आप इस काम को आप ऐसे करें। हर काम में मैंने देखा है कि जिस काम में आप तन, मन, धन से लग जाते हैं और जब खेती में आप आस-पास के केवी के
और जो भी एग्रीकल्चर विभाग है, जो भी संस्थाएं इनमें लगी हुई हैं, उनके सारे लोगों का उपयोग करते हुए जब आप फसल का उत्पादन करते हैं और फसल का सही रूप से आप जब अपने गांव के बाजार में रखते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि शहर का बाजार, मैं तो कहता हूं आपके गांव में, जो गांव आपकी साइकिल से ढो के, गाड़ियों से ढो के बाजार से ला रहे हैं, उनको आप रोकें। आप उनको रोकेंगे तो आपकी आय जरूर से डबल से 4 गुनी हो जाएगी, ये मेरा वादा है। ये छोटा सा एक अनुभव था जो मैंने आप लोगों को खेती के विषय में बताया। और आपको खेती में कहाँ क्या दिक्कतें आती हैं, कौन सा उत्पादन आप, तो आप में से प्रश्न कर सकते हैं कि कैसे आपको कौन सी फसल आप उगा रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। मैं आप लोगों से रूबरू चर्चा करना चाहता हूं कि आप बताएं, हैंड रेस करें, और कौन सी फसल में कैसे आप आपका उत्पादन गिर रहा है वो मैं जानना चाहता हूं। तो आप अवश्य बताएं मुझे। जी दिनेश सर। जी, जी आदरणीय, बहुत ही सुंदर मुझे वार्ता आपके माध्यम से रखी गई और बीज से शुरू होकर के जो अपनी आय कैसे बढ़ाएँ, ये उसका बीज मंत्र भी आपने दिया। इसी क्रम में आदरणीय रंजीत कुमार सर, आपका हैंड रेज़ है, कृपया आप बात रखें। जी रंजीत जी बताइए। आदरणीय गणपत लाल जी, कृपया अपनी बात रखिएगा। जी, 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 जी। सदन को नमन। और मुख्य वक्ता जी से मेरा एक सवाल है कि मैंने चने की फसल बोई है और कहीं-कहीं मेरे चने के पेड़ सूख, मतलब वो पौधे जा रहे हैं। तो इसमें मैंने बीज उपचारित तो वो अपने इससे नहीं किया था, तो अब क्या प्रोसेस कर सकते हैं, ऐसा मेरे को सुझाव दीजिए। आपने चना जो है कितनी तारीख को डालर बोया बोला था? डा, डा, अभी 4 इंच का पौधा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी आपके खेत में पर्याप्त नमी है? जी हाँ, है ना। तो अभी आप ना उसमें सूडोमोनास और बवेरिया 2 चीज जी, लाकर आप उसका स्प्रे कर दीजिए या गोबर की खाद में मिला के डाल दीजिए, तो आपको बहुत अच्छा होगा। वो जी, चने में आप क्या है कि आपका अभी वो कौन सा एरिया है, कौन सा एरिया आपका? यह नीमच के पास में है हमारा, 20 किलोमीटर दूर नीमच से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहां अगर आपको केवी के हैं या हमारे वसुंधरा ग्रुप का कोई सदस्य वहां पे हो, तो उससे कीवी आप ये ट्राइकोडर्मा और जो बबेरिया है वो आप ले सकते हैं, और सूडोमोनास भी ले सकते हैं। ये लिक्विड में आता जी। लिक्विड में आएगा जी। तो इसको गोबर में कितना जैसे अब 1 किलो प्रति एकड़ है ये। अगर जैसे रोग कम है, रोग के हिसाब से अगर आपका रोग बढ़ा हुआ है तो आप 2 किलो तक जा सकते हैं, 2 लीटर तक जा सकते हैं। प्रति एकड़, है ना। हाँ जी जी जी। अब हमारे यहाँ आप नर्मदापुरम आएंगे तो यहाँ तो हम लोग 100 रुपए लीटर में उपलब्ध करा देते हैं किसान को। और अगर आप जाते हैं, आपकी संस्थाएं वहां पे अगर कोई आपको अच्छा फ्रेश मिल जावे, तो आपको बहुत अच्छी जैसे केबी के अगर है वहां पे, तो वहां आपको अवश्य मिल जाएगा। या अगर कोई एग्रीकल्चर का कोई डिपार्टमेंट है, तो अभी इस बार नीमच, तो एमपी गवर्नमेंट ने भी इस बार आपने देखिए बबेरिया ट्राइकोडर्मा सब पाउडर फॉर्म में दिया है, लेकिन इस बार सरकार ने भी जैविक उत्पाद, जैविक फंगिसाइड को लेकर आए हैं। जी, जी, जी। तो आप जी, अपना धन्यवाद। उसमें कर दीजिए बड़े। ना तो ये मतलब ये चने हैं तो क्या है कि अपने इसमें नमी अभी थोड़ी कम है, तो फव्वारे से देते हैं अपन, क्या ये डालर चने, इसमें पानी कम लगता है। हाँ, तो आप स्प्रिंग बेंचुरी के माध्यम से दे सकते हैं। जी, जी, जी। हाँ, बस यही पूछना था। आप बेंचुरी के माध्यम से। जी लाइव लाइव योग शिविर स्वामी जी का। बहुत अच्छा।
सांसों को देखिए लाइव चल रहा है, बहुत अच्छा। आगे फिर सभी लोग जाइए। दर्शन करिए। पूरा माथा जमीन से लगा दीजिए ऐसे। बहुत सुंदर गौर साहब, बहुत बढ़िया। जी, बहुत ही सुंदर। हाँ, ये दूरदर्शन से आपने देखा, गूगल मीट से दूर के दर्शन हुए। आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल सर, आपका प्रश्न है, आप अपनी वार्ता रखें, साझा वार्ता। भैया नमस्कार, सदन को सादर नमन। मेरा प्रश्न नहीं था, मेरा सिर्फ ये था कि भैया थोड़ा सा रोगिंग के बारे में थोड़ा बता दें किसान भाइयों को। रोग, क्योंकि सीड प्रोडक्शन में आपने चर्चा की, तो रोगिंग का जी थोड़ा जी। जी। जब अपन लोग जैसे बीडर बीज से फाउंडेशन बीज बना रहे हैं या फाउंडेशन से सर्टिफिकेट बीज बनाते हैं, तो उस समय अपने को बीज बनाते समय जब अपन लोग सोइंग करते हैं, तो एक तो अपने को ध्यान रखना है कि जो चुना हुआ खेत है वो अगर दूसरी गेहूं की फसल से लगा हुआ है तो 1 मीटर कम से कम आप उससे दूर बोमें, और वो 1 मीटर में आप चना है, धनिया है, अन्य क्रॉप आप उसमें ले लें। और उसमें जब आपके पौधे तैयार हो जाते हैं तो बालियों पे आपकी सतत निगरानी रहनी चाहिए कि कोई ऊंची नीची बालियां तो नहीं है या आड़ी तिरछी बालियां हो, तो उन बालियों को आप काट कर बाहर कर दें में। और अपने खेत को स्वच्छ, पूरी एक सी सेम बाली, जो बालियां आपकी होनी चाहिए जैसे गेहूं की, तो पूरी सेम होनी चाहिए, एक से दाने वाली एक सी बालियां हो, तो वो आपकी बहुत अच्छी फसल, आपका बीज तैयार होगा। उसमें अन्य फसल, अन्य प्रजाति के बीज अगर मिलने से प्रोडक्शन कम आता है, गेहूं या कोई भी पुराना जो बीज मिलता है उसकी अधिकतर आपने देखी होगी कि लंबाई ऊंचा हो जाता है, यानी वो अपनी पुरानी अवस्था में जाता है। तो वो आपको फसलें जो है वो अपने बराबर से आप उनको चुन के काट दे में जब भी आप बीज तैयार करें, और उनको अलग कर दे में। और जब आप उसको थ्रेशर या हार्वेस्टर से घाई करते हैं, तो हार्वेस्टर से अगर आप करेंगे तो 1 कुंटल बीज काट के पहले बाहर कर दे में उसको, और फिर आपका बीज कटवा में, तो उससे आपको लगभग शुद्ध बीज प्राप्त होगा। और थ्रेशर से जो किसान भाई कर रहे हैं, तो रीपर के माध्यम से काट कर अगर थ्रेशर से निकालते हैं तो भूसा भी प्राप्त होगा और बीज भी बहुत अच्छी मात्रा में उसको प्राप्त होगा। उसका बीज ज्यादा अच्छा, हार्वेस्टर की अपेक्षा वो बीज बहुत ज्यादा अच्छा बीज मिलता है, जिसमें प्योरिटी की मात्रा जो है वो ज्यादा मिलती है। तो आपको रोगिंग के ध्यान रखना है, कटाई के समय आपको ध्यान रखना है, और जब आप अपनी गोडाउन में रखते हैं तो उसको विधिवत आपके जो जूट के बोरे हैं उनमें आप लगा के रखिए, जिससे अंकुरित क्षमता आपकी कम नहीं होगी। और उनका टैग लगाने में आपको ध्यान रखना है, 6 से 8 बोरे की टैग ही लगानी है। ऐसा नहीं कि 10-11 ऊपर तक लगा दिया, नीचे का बोरा जो दब जाएगा उसका भी बीज जो है वो कम उगता है। तो इस चीज का भी आपको टैगिंग पे ध्यान रखना है। स्टेकिंग जब आप लगाते हैं तो आपकी जो स्टेकिंग है वो 6 से 8 रो की ही रहनी चाहिए। उन चीजों को ध्यान रखें और उसमें अपने बीज का नंबर डाल दें में, जिससे दूसरी वैरायटी का बीज उसमें कभी मिल ना पावे। जी सर। जी, जी सर। और इसी क्रम में आदरणीय सीएम राय जी का हैंड रेज़ है, कृपया आप आएँ और बात रखिएगा। जी ओम, मैं अनिल कुमार राय गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। सदन को प्रणाम। और भाई साहब को प्रणाम। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सरसों के में सल्फर की मात्रा जैविक रूप से बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जी ओम। अगर आपको सल्फर बढ़ानी है तो जो जैसे राजस्थान से जो सुपर फास्फेट आ रहा है खुद के, और जो जिप्सम आ रहा है उसमें भी सल्फर की मात्रा आ रही है। इस समय हम लोगों के यहाँ जो आ रहा है वो राजस्थान से आ रहा है, तो राजस्थान से जो पैकिंग करके दे रहे हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ 2 एक एफपीओ है वो सप्लाई कर रहे हैं।
और काफी अच्छी मात्रा में और अच्छा परसेंटेज वाला वो सल्फर युक्त जो है जिप्सम दे रहे हैं और सुपर फास्फेट दे रहे हैं। तो उनका उपयोग आपके खेतों में आप लोग कर सकते हैं। अगर वहां पे पाउडर फॉर्म में जो मिलता है तो उसकी मात्रा, और प्रोम अगर है आपके यहाँ प्रोम मिल जाए तो प्रोम में भी वो मात्रा डली हुई है, उसका भी उपयोग कर कर आप कर सकते हैं। और लिक्विड में बाजार के अंदर उपलब्ध है सल्फर लिक्विड, तो उसका भी आप स्प्रे के माध्यम से आप अपनी फसलों में सल्फर की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। अगर आप जमीन में नहीं डाल पाए हैं और सोइंग हो गई है आपकी, तो अब आप लिक्विड के माध्यम से अपनी खेती में सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जैविक होगा? हाँ, सल्फर अगर आप लिक्विड लेते हैं तो सल्फर जो है वो केमिकल नहीं है एक्चुअल में, ऑलरेडी उसको आप लिक्विड में ले लेंगे तो आपको जैविक रूप में मिलेगा। और जो राजस्थान से यहाँ से आ रहा है तो वो मिट्टी में आ रहा है, वहां की खदान से खुद के आ रहा है, खुदा हुआ रहता है वो, कोई मतलब किसी फैक्ट्री के अंदर नहीं जाके प्रोसेस हुआ है। इसलिए अच्छा उसको प्रोम में मिला के भी जो कंपनियां प्रोम दे रही हैं उसमें भी पर्याप्त मात्रा में मिला हुआ है। 40-60 का रेशो रहता है, 60 गोबर की खाद है, 40 उसमें सल्फर युक्त अपना सुपर फास्फेट है। तो वो आपको प्रोम तो प्रोम मैंने के डाला है माध्यम से पहले सर, जब बोते समय 2 प्रोम बोरी। डाला है आपने? जी जी, कितनी मात्रा डाली थी? करीब 2 बोरा डाले हैं सर, 2 एकड़ में। 2 कुंटल? जी। तो मात्रा तो आपने पर्याप्त डाली है। तो उसके बाद आपके उसमें अगर कम हो रहा है तो थोड़ा सा मिट्टी परीक्षण मिट्टी परीक्षण करवाई है क्या? जी, उसमें सल्फर बता रहे थे कम है, लेकिन वो डालने के पहले जब हम वो पूरा खाली था खेत, उसी समय लिए थे, तो हमने हाँ हाँ कराया हाँ। था वहाँ से, वर्मा जी के यहाँ से, तो वो अच्छा बताए अच्छा। थे कि इसमें सल्फर थोड़ा सा ही करना है। जी। हाँ हाँ हाँ। तो अभी सल्फर की मात्रा आप लिक्विड के माध्यम से आप जी। अपनी खेती में स्प्रे करें और उसके तो माध्यम से उसका क्या आपका नाम है सर, लिक्विड का? सल्फर के माध्यम से ही आता है लिक्विड। आप मांगेंगे ना सल्फर, वो आता अच्छा है अच्छा। उसमें 33%, 70% सल्फर, है ना? तो कौन सा तो ठीक रहेगा? आप भाई अपने जैसे अगर आप 70% लेंगे तो आपको मेरे ख्याल ज्यादा से ज्यादा आपको आधा लीटर प्रति एकड़ लगेगा, है ना? हम्म। जो भी मात्रा आपके आसपास मिल जाना चाहिए, अगर 33 भी मिल रहा है तो आप वो ले लीजिए, क्योंकि सही समय में अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो फिर उसका हम्म। फायदा नहीं मिल पाएगा। अभी आप उसको फायदा ले सकते हैं उसका। ठीक 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 जी। ठीक सर, धन्यवाद सर। अच्छा, ये क्या कहते हैं कि बांस की कौन सी प्रजाति किनारे किनारे लगाना अच्छा रहेगा? हमारे यहाँ तो जो प्रजाति मिलती है वो पूरा घना जंगल की तरह हो जाता है, मतलब चारों तरफ से लगता है बढ़ने। कोई ऐसी प्रजाति हो जो लगे कि हाँ बाढ़ की तरह से भी काम कर दिया और अपना काम भी हो गया। तो इसमें एक बार अपने मुख्य अतिथि आए थे बांस वाले, जिन्होंने बांस अच्छा। के विषय में बहुत सारी जानकारी दी थी। अभी अब दिनेश सर से बोलेंगे किसी दिन वो बांस वाले मुख्य अतिथि को बुलावे, तो वो आपको फिर सही जानकारी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आज भी बांस जो है वो बांस में जो अपन मंदिरों में अपने अगरबत्ती लगा रहे हैं तो उसकी काड़ी के लिए जो बांस है वो बाहर से बुलाया जा रहा है। तो वो भी किसानों को ये चीजें भी ध्यान रखनी चाहिए कि विदेशों से सरकार क्या क्या चीज बुला रही है, तो वो चीजों का भी उत्पादन करना चाहिए अपने को। तो बाजार नहीं पे नहीं, ठीक निरंतर, है। और मैं तो इसी अपने योगहार मंच के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाना कि क्या क्या चीज अपन बाहर से बुला रहे हैं, उन चीजों की जानकारी भी किसान के पास केवीके में रहना चाहिए कि ये चीजें अपन बाहर से बुला रहे हैं, जो उसमें अपना पैसा देश का भी बाहर जा रहा है और अपनी आय भी उससे किसानों की आय बहुत जल्दी बढ़ेगी अगर वो चीजों का उत्पादन अपन अपने यहाँ करने लगेंगे। जी। जी, धन्यवाद सर। जी, अवश्य सर। आने वाले दिनों में हम बाँस पे पुनः चर्चा सुन पाएँगे और इसी क्रम में आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, अपना प्रश्न रखिएगा। धन्यवाद दिनेश जी। हमारे शरद भैया बहुत अच्छे कृषि शास्त्री है और कृषि के बारे में
उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है, लेकिन साथ ही उन्होंने अर्थशास्त्र के संदर्भ में जो कुछ बातें कही है वह विचारणीय है, और उस पर शरद भाई ही जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी सर। संगठन का जो अर्थशास्त्रीय पार्ट आया है उसमें जो एक बात उन्होंने कही है कि किसान को अपने गांव में ही उपज बेचनी चाहिए, मसाले या बाकी चीजें, हल्दी है वो करनी चाहिए। दूध के बारे में भी उन्होंने बोला, बाकी फसलों के बारे में भी बोला कि सरकार पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मैं एक दो सवाल, हमारे शरद भैया बहुत विद्वान भी है तो इसलिए वो खुद सोच के जवाब दे सकते हैं, वरना क्या होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो, अच्छे कृषि शास्त्री हो, अगर इस संदर्भ की बात कहते हैं कि सरकार पर निर्भर होने की या सरकार की नीति को बदलने की जरूरत नहीं है, तो उसका एक गलत संदेश सरकार के पास जाता है कि वे वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है करके। यह नहीं होना चाहिए, इसलिए उस मंच पर हम ये खुली थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं कि किसान अपने यहाँ पे टमाटर और प्याज निर्माण करते हैं, फिर भी उनको सड़कों पर फेंकने की नौबत आती है। बहुत अच्छा उत्पाद होता है। एक कहीं एक दो सालों के पहले दूध भी सड़कों पे भेजने की नौबत आ गई है। और ये क्यों हो रहा है? मतलब किसान मेहनत कम करता है ऐसी बात नहीं है, उसका उत्पादन बहुत कम आता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर चीज मार्केट में, गांव की मार्केट में नहीं बेची जा सकती है। अगर सोयाबीन है, कपास है, वो गांव के गांव में नहीं बेचा जा सकता, तो उसके लिए सरकारी नीतियां जो है, सरकारी मूल्य है, उस पर ही निर्भर रहना पड़ता है, वरना किसान के जेब में पैसा आएगा ही नहीं। तो और उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात इस मंच पे मैंने कई बार बोला है, बाकी शास्त्रियों ने भी बोला है, एक बार पवन जी ने भी उस चीज को मान्य किया है कि हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जो होती है उसके वजह से किसान को बहुत घाटा होता है। तो ऐसी स्थितियों में मतलब सरकार पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं है। यह जो एक कथन आया है उस पर शरद भैया बात करें। और दूसरी चीज कि आपने बीज उत्पादन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है, लेकिन बीज का व्यवसाय करते समय, बीज का व्यवसाय हाइब्रिड सीड वाली कंपनियां करती है, बहुत बड़ी लागत में उनका करोड़ों का व्यवसाय हो रहा है, लेकिन उसमें कंपनियां तो बढ़ रही है, व्यवसाय बढ़ रहा है, लेकिन किसान मतलब पीछे जा रहे हैं। किसानों को हम जो चाहते हैं कि किसानों को तो जो स्ट्रेट वेराइटीज है, ये स्ट्रेट वेराइटी ही मिले। स्ट्रेट वेराइटीज वो बदली जा सकती है 5 साल में, यह इससे हम पूरे सहमत है, लेकिन उसकी स्ट्रेट वेराइटीज मिले तो ही किसानों की बीजों के बारे में सरकार की तरफ या बाजार की तरफ की जो मानसिकता है वो कम हो जाएंगी और वह आत्मनिर्भर बनेगा। इन कम से कम दो बिंदु पे अगर हमारे शरद जी प्रकाश डालते हैं तो अच्छा रहेगा। जी सर, आपको सादर प्रणाम। और सबसे पहले आपने हमें संतोष सर के माध्यम से जो जैविक में हमें कीटनाशक और ये बनाने के लिए जब सबसे पहले आपने हम लोगों को सिखवाया था, तो वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हुआ है, और इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके चरण छूना चाहता हूँ। ये बहुत ही हम लोगों की खेती में फायदेमंद हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन आपका था कि सरकार के बगैर जो किसान है वो अपने उत्पाद को बेच नहीं पाता है, और अगर बेचे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को ये चीजें नहीं करनी चाहिए, सरकार को तो करना ही चाहिए। सरकार को पकड़ के कराने वाले किसान नहीं है इस समय। किसान ऐसे होना चाहिए जो सरकार, जो आपका कृषि मंत्री है भले महाराष्ट्र का हो, आप बताइए कल आपका कृषि मंत्री चुना जा रहा है, उसके घर में जो खेती होती है वो क्या जैविक के रूप से हो रही है? क्या वो उसके पास डिग्री है? उसके पास ऐसी कोई डिग्री है कि जो दुबे सर जैसी उसके पास डिग्री है कि वो खेती के विषय में जानता हो? अपने यहाँ पे जो कृषि मंत्री बनेगा, ना ही वो वैज्ञानिक है, ना ही उसको खेती करना आता है। अगर वो खेती के विषय में एबीसीडी नहीं जानता और वो मंत्री बन जाता है, तो वो किसान को कहाँ तक फायदा करेगा? जैसे हमारे यहाँ शिवराज जी चौहान जी जो थे, मुख्यमंत्री थे, उनको इतना नॉलेज था कि उन्होंने अपने फावड़े से पानी दिया हुआ है, उन्हें नॉलेज था। आज वो भारत के कृषि मंत्री हैं, तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि वो एक
खेती से उठा हुआ आदमी एक वहां पर जाके वो किसानों की समस्याओं को सही समझेगा। ऐसे लोगों का अगर चुनाव होता है मंत्रालय में, तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा किसान की आय को बढ़ाने में और किसान के प्रोडक्ट को बेचने में उपयोग कर पाएंगे। मैं बताता हूं कि मैं एक सब्जी का छोटा सा किसान हूं, उत्पादन करने वाला, लेकिन आज भी हमारी मंडी में 10% कमीशन जाता है। हर जनता जानता, हर प्लेटफॉर्म जानता है, लेकिन किसी ने आज तक दूर नहीं कर पाया। आज भी हम पूरे भारत में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे किसान अपने मूल्य का प्रतिदिन सब्जियों पे 10% नहीं दे रहा हो। 10% टैक्स दे रहा है। सरकार भी जानती है, जनता भी जानती है, मंत्रालय भी जानता है, और बड़े बड़े जो ग्रुप हैं वो भी जानते हैं कि किसान कैसे लुट रहा है। जब किसान हम लेके हमारी सब्जियों को जब सब्जी मंडी के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और वहां पे जब हमारी सब्जी की बोली लगती है, हमारी गिलकी की डलिया अगर 10 किलो की है और वो जब 70 रुपए में जाती है, तो 7 रुपए तो हमारे से आड़तिया वहीं छुड़ा लेता है। उसके बाद उसमें से 1 किलो ऊपर की जो गिलकी होती है, चुंगी कहते हैं जिसको, वो चुंगी निकाल लेती है। अब आप बताइए कि जो हमारा माल है, जिसमें जहां पे सरकार को पूरी ताकत से इन्वॉल्व होना चाहिए, जहां पे बड़े बड़े ग्रुप के लीडरों को इन्वॉल्व होना चाहिए, जो 2 डलिया किसान लेके आ रहा है उसका आपने आपने 10% चुंगी काट ली है, वो सरकार बंद नहीं कर पा रही है। और पुराने 70 सालों में तो बंद नहीं कर पाई, अभी भी सरकार है बंद नहीं कर पाई है, और वो चुंगी जो है हमारी वो लग रही है, और 10% हमारा आज भी कमीशन कट रहा है। इन चीजों को दूर करने में सरकार को बहुत आगे आना चाहिए, और सरकार को समझना चाहिए कि किसान का जो पैसा है वो इनऑल क्या होता है। जब वो 70 रुपए की माल जब डलिया बिकती है और 7 रुपए जब किसान ले लेता है, तो वो शुद्ध पैसा जाता है। ऐसा कहाँ लिखा है भारत के संविधान में कि एक किसान की डलिया से 10% प्रतिदिन कोई आड़तिया ले लेवे? ये कहीं नहीं है। इन चीजों को दूर होना चाहिए। ये ये चीजें जो छोटी सी है, आड़तिया जो शब्द है, इसका पहले गेहूं में लिया जाता था, फिर भारत सरकार ने ऐसे नियम लेके आई, आज कम से कम मंडी में गेहूं बिकने लगा है और किसान को पैसा। हम हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की व्यवस्था कहेंगे कि शिवराज जी ने इतनी अच्छी सुधारी कि हमारे यहाँ पूरा गेहूं सोसाइटी के माध्यम से, पूरा गेहूं, पूरी सोयाबीन, पूरा चना सरकार ले लेती है, पूरा मोटा धान आज ले रही है। कोई भी किसान बाकी नहीं रहता कि जो मोटा अनाज या जो भी अनाज उत्पादित कर रहा हो वो गवर्नमेंट ले लेती है। गवर्नमेंट अपने रेट पर निर्धारित कर कर हमारे यहाँ जो सोसाइटियों में व्यवस्था बनाई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, और जो पेमेंट है वो 8 से 10 दिन के अंदर किसान के खाते में आ जाती है। ये व्यवस्था मध्य प्रदेश की इतनी अच्छी है कि मुझे लगता है कि और राज्यों को भी मध्य प्रदेश की इस व्यवस्था से सीखना चाहिए। क्योंकि मैं अभी यूपी गया था तो मैंने देखा वहां कि वहां बहुत अच्छी खरीदी की व्यवस्था नहीं है किसानों, लेकिन हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, हर 8-10 गांव के बाद एक वेयर हाउस के अंदर खरीदी होती है, वही वेयर हाउस के अंदर गेहूं रखा जाता है, और जो गवर्नमेंट ने निर्धारित रेट किया है उस पे से पेमेंट किसान के खाते में आ जाती। आज मेरे ख्याल सबसे ज्यादा मूंग, गेहूं हमारे यहाँ खरीदी जा रही है, जो सरकार खरीदती है और सीधा किसान के खाते में पैसा जाता है, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है। जैसे पंजाब गवर्नमेंट में देख लें तो वहां क्या होता है, पहले बिचौलिया लेता है फिर वो सरकार को देता है। तो ये व्यवस्था है, बिचौलिया जब शब्द आता है वहां बहुत गड़बड़ हो जाती है, और वो गड़बड़ किसान का हक मारती है। किसान के जहाज में जहां जहां छेद है उन्हें सरकार को बंद करना चाहिए। इससे किसानों की आय जो है वो डबल हो जाएगी और किसानों को मूल्य भी मिल पाएगा। हमारे यहाँ सरकारी रेट में सबसे अधिक गेहूं, सबसे अधिक मूंग की फसल ये ले ही जा रही है, और पूरा हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश में जो है लगभग 90% किसान सरकार को देता है।
मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार उस चीज को खरीदती है, ये पूरा भारत जानता है। ऐसी व्यवस्थाएं हर राज्य में होनी चाहिए जिससे किसानों को ये दिक्कत नहीं आए। और जो बिचौलियां हैं वो हटना चाहिए। आज भी सब्जियों के जो आड़तिये हैं वो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं, बहुत बड़ी पार्टियां हैं, वो आज भी सरकार उनको हटा नहीं पाई है। इसके माध्यम से जो सब्जियां हैं वो छोटे उपभोक्ताओं को भी महंगी मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि किसान का ही नुकसान है, उपभोक्ताओं को भी उससे ज्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है। इन चीजों पे ध्यान देनी चाहिए। और मेरा दूसरा ये है कि जैसे हम लोगों ने एक बार सर ऑस्ट्रेलिया का सर्वे किया था वहां बाजार में, तो वहां की गवर्नमेंट ये तय करती है कौन सा गांव क्या खेती लगाएगा, जिससे क्या किसी भी चीज का उत्पादन अधिक नहीं होता। अपने यहाँ क्या होता है, एक वर्ष जैसे इस बार आपने देखा था कि लहसुन जो है वो 70-80 रुपए किलो बिक गया। तो इस बार क्या हुआ, सारे किसानों ने लहसुन लगा लिया। अब आने वाले साल में लहसुन इतना आएगा कि सरकार भी परेशान होगी, किसान भी परेशान होगा। तो ये व्यवस्था हम जब ऑस्ट्रेलिया में देखी कि वहां वो निर्धारित करते हैं कि इस जिले में ये फसल बोई जाएगी, वो सिस्टम भी अपने यहाँ लाना चाहिए। और जो बाहर से, मेरा ख्याल से जो बाहर से खरीदी कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि बांस की लकड़ी, बहुत सारी फसलें अपन लोग बाहर से आ रहा है, तेल आया, तो ये चीजों पे सरकार को पैसे बढ़ा के देने चाहिए किसानों को। जैसे सरसों के तेल, इस बार सरसों पे काफी सरकार काम कर रही है। ऐसे ही कई चीजों पे काम करने चाहिए जो बाहर से, जैसे पॉम ऑयल आ रहा है, दूसरा तेल आ रहा है, एक तो खराब ऑयल आ रहा है। और देश में किसान बहुत अच्छा तेल का उत्पादन भी कर सकता है, लेकिन सरकार अगर बीच में उसको रेट को सेट करे कि भैया जो भी हमारे यहाँ सरसों इस बार गवर्नमेंट ने 5,000 रुपए कुंटल खरीदी, 6,000 रुपए कुंटल खरीदी, तो हमारे यहाँ सरसों का रकवा जो है वो बढ़ा और सरकार ने एक एक सरसों खरीद ली। इससे क्या हुआ, हमारे यहाँ सरसों के जो किसान थे वो काफी आगे बढ़ गए और जो बाहर से सरकार को तेल बुलाना पड़ रहा था उसमें भागीदार हो गए। और नहीं तो सभी एक ही चीज पैदा कर लेते हैं तो फिर वो बाजार में दिक्कत आ रही है। तो बाजार, सरकार और किसान, ये चीजों का जो सिस्टम है वो बैलेंस बनना चाहिए। कितनी सरकार, कितनी जनता को चाहिए, कितनी सरकार बाहर से बुला रही है, उसका उत्पादन कैसे यहाँ के किसानों से करा सके, ये चीजें होनी चाहिए। जिससे मेरे ख्याल बहुत हद तक, अब मैं उतना तो नहीं बता सकता सर, लेकिन फिर भी ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकती हैं। दूसरा सर मेरा ये था कि बाजार में, गांव में इसलिए बता रहा था मैं कि जो छोटे छोटे किसान हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ वाले, अगर वो किसान अपने गांव में ही बाजार ढूंढते हैं तो वो मिल जाएगा। ऐसी चीज उत्पादित करें तो बाजार में उन्हें, अगर वो लेके कोई चीज, छोटी चीज लेके अगर बाजार में जाते हैं तो उनका पैसा बहुत खर्च होता है। किसी संस्था से अगर वो मिलते हैं तो उनका पैसा बहुत, लेकिन अगर वो डायरेक्ट किसान को बेनिफिट देते हैं तो वो बेनिफिट उनको ज्यादा मिलेगा। ये मेरा एक वो था। जैसे हम लोगों ने हल्दी स्वयं करके देखी तो हमें पैसा ज्यादा मिला। ऐसे ही हमारा है कि छोटी छोटे जो खेत वाले हैं वो ऐसी चीज उत्पादित करें जो उन्हें उनके गांव में ही बिक जाए, उनकी जरूरत ही नहीं है, तो वो कहीं गुना कहीं ज्यादा अगर बहुत बड़े खेत वाले हैं तो वो अपने सरकार को दे दे में, और जो छोटे खेत वाले हैं वो उत्पादित करके अपने हाथ से बेच कर और उसकी आमदनी को 4 गुना कर ले में। ये मेरा बताने का था। शरद जी, आपका वक्तव्य बिल्कुल सही है, कुछ मायनों में तो बिल्कुल सही है, और जो आपने प्रश्न खड़े किए हैं वो सही बिल्कुल है। और उसी के लिए मोदी सरकार ने जो 3 कृषि कानून लाए थे उसमें इसका हल था। तो वो कृषि कानून, क्योंकि उसमें वो बिचौलिए भी खत्म हो रहे थे, मतलब उनका परसेंटेज बिल्कुल नहीं के बराबर हो रहा था। एक राज्य से दूसरे राज्य में उसको बेच भी सकते थे। इम्पोर्ट एक वो करार वो खेती बहुत भी अच्छे था। नियम थे सर, और हम तो उन नियमों के फेवर में थे, हम कभी तो उनके विरोध में नहीं गए, मेरा और वो कहने का तीनों मतलब नियम यही है, बहुत अच्छे थे सर। तो वही
यानी अपन अपनी समस्याएं जब तक बोलेंगे नहीं, और ये समस्याओं को उलझाने के लिए ऐसे कानूनों की जरूरत है, ऐसा जब तक हम जनता में, सरकार को, विधायकों को बोलेंगे नहीं, तब तक कोई भी प्रेशर ग्रुप निर्माण नहीं होगा और कोई भी कानून बदलेगा नहीं। खुद होके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने तो कानून लाया, लेकिन जनता का उनको समर्थन नहीं मिला, राज्यों का समर्थन नहीं मिला, इसलिए नहीं हो पाया। इसलिए ऐसा जनजागरण होना चाहिए कि ये समस्या है, उनको हल करने के लिए हमको ऐसे कृषि कानून लाने की जरूरत है। ऐसा जनजागृति हो विधायक के लेवल पर, विधानसभा के लेवल पर, तभी ये हो पाएगा। यही मेरा कहने का मतलब था। धन्यवाद। जी सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ये महत्वपूर्ण वार्तालाप रही आप दोनों महोदयों के माध्यम में कि गाँव, किसान, कृषि और सरकार के मध्य का जो ये जो ताना-बाना कहें अगर आदरणीय पवन कुमार सर के वहाँ शब्दों में, तो ये इस पे चर्चा होना भी ज़रूरी है। हाँ, जो गाँव का और किसानों का स्वावलंबन है, उस पर आदरणीय वर्मा सर ने बात रखी थी और वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं और साथ ही सरकार किस तरह से अपनी तरफ से किसानों की आत्मनिर्भरता के लिए कार्य कर रही है, इस पे ये बात अलग विषय और इस पे भी वार्तालाप दोनों में मिला-जुला वार्तालाप हुआ जो कि बहुत ही आवश्यक हो जाता है और इसी क्रम में मैं आदरणीय बने सिंह आर्य जी को बुलाऊँ, उनसे पहले मैं आदरणीय पवन कुमार सर का आइकन तो मुझे नहीं दिख रहा है अभी। तो मैं पहले आदरणीय बने सिंह जी, कृपया आप बात रखिएगा। जी, प्रणाम सदन के सभी महानुभावों को। हमारे मुख्य अतिथि से सवाल है मेरा कि वो मैंने जो बल्लर का जो बीज मंगवाए थे वो मेरे तक पहुंचे नहीं, क्या आपने भेजा या नहीं भेजा? सर आप घर पे आए नहीं, हमने बहुत बुलाया आपको। नहीं, वो आना ही बहुत पड़ेगा बार अगर मुझे। बहुत बार आमंत्रित करा, आप आए नहीं हमारे पास। अभी आना है वहाँ पर, वो सिस्टम में बायोगैस लग रहा था, उसका काम देखने के लिए। जी 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 जी, दूसरा तो आप विषय ये था साधारण कि आपने सर बोला था कि आपके सर के बाल उगाने की दवाई मैं दे दूंगा, तो अभी तक वो भी नहीं पहुंची। वो रघुवंशी भैया है, उसके बालों का। नहीं, आप भी उसके पार्टनर हैं। जी 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 जी, बिल्कुल आप अब भी उसके भिजवाते हैं पार्टनर है, वो सर। प्रतिदिन बाल उड़ते जा रहे, तो क्या इलाज है बहुत इसका? सारी चीजें उधार है, सदन की भिजवानी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देख लिया आपके बाल वाकई नहीं है, हम बाल बढ़वाएंगे आपके। जी, जी जी जी। बहुत अच्छा भैया। आदरणीय आज के हमारे मुख्य वक्ता जी से सभी की उम्मीद ये रहती है कि वो बढ़वाएँ। तो आदरणीय बने सिंह जी भाई साहब ने भी कहा है कि उनके बालों की जो खेती है वो भी उसको भी बढ़ावा दिया जाए। आने वाले समय अभी में ये दिनेश जी का भी गेहूं नहीं पहुंच दिनेश जी आपका भी गेहूं नहीं पहुंच पाया। वो असल में इधर ना थोड़ा ट्रांसपोर्ट का भी कुछ ऐसे सिस्टम था। तो उसके कारण भी उसमें बाधा आई है। तो क्योंकि मैं अब मध्य प्रदेश आ ही रहा हूँ। तो इसी क्रम में मैं जबकि अब हैंड रेस नहीं है और मैं आदरणीय रंजना बहन जी से निवेदन करता हूँ अ, कि दिनेश सर, अच्छा आपको मैंने वो कथा सुनने के लिए भी आमंत्रित किया था, उसकी तैयारी। हाँ, इसीलिए क्योंकि 2 एक पन 2 काज हो जाएँगे। जी जी जी, जी। जी। तो मुझे लगता है आदरणीय सीएम साहब का हैंडरेज है और आदरणीय जी, जी। आदरणीय भुवनेश्वर राय सर के साथ ही आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब भी उपस्थित हैं। जी तो जी, जी। दिनेश जी सादर प्रणाम। बस मैं इसीलिए बोला था कि मैं भी मध्य प्रदेश में हूँ, तो जब भी आप आवे जरूर बोलिएगा, मुलाकात होगा। जी। जी, आदरणीय जी। पहले ही दूसरे ही दिन शरद जी से मुलाकात हो गया था, और फिर यहाँ पे मैं भी घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ की व्यवस्था। रवि जी भी साथ में हैं और पूरी टीम है, और
पहले तो अब जैसे हम एमपी में नहीं घूमे थे, यहाँ की खेती, यहाँ की मिट्टी, ये सब नहीं देख पाए थे, तो उस हिसाब से देखिए अनुभव जो है बहुत बड़ी चीज होती है। कहीं की बात कहीं कहना थोड़ा सा उचित नहीं लगता है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये देखा गया कि किस तरह की परिस्थितियां हैं, किस तरह की व्यवस्था है। कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग की मिट्टी बहुत हल्की है और जितना भी हम लोग खाद वगैरह दे रहे हैं वो उतना लगता नहीं है। और उनको मैं बताने की भी कोशिश किया कि ऐसे करिए वैसे करिए। कुछ लोगों का वो ये भी कहना है कि जो आप बता रहे हैं वो भी मैं कर चुका हूं, फिर भी ये हल्की है। तो कुछ प्रकृति की देन है। फिर भी अब यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए, यहाँ कुछ शरद जी जैसे महानुभावों से अनुभव लेते हुए और फिर जितने किसानों से मुलाकात हो रही है, चूंकि हम लोग इसी काम में लगे हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा किसानों से मुलाकात हो रही है, तो उनको उचित गाइड कर सकें, ये हम लोग का प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जी, हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और क्योंकि मध्य प्रदेश जो है, अगर भारतीय कृषि की राजधानी कहें आज के दौर में तो अतिशय नहीं है। तो इस राजधानी में आप पहुँचे हैं। सभी हम लालायित हैं कि हम भी आने वाले समय में इस राजधानी में पहुँचे, मध्य भारत में। और ये केंद्र है हमारे देश का। इसी क्रम में आदरणीय प्रणाली मराठी दीदी जी, आपका हैंड रेज है। ओम। सदन को सादर वंदन प्रणाम। आप सभी तो कृषि तज्ञ है, अर्थशास्त्री है। बहुत उत्तम चर्चा चल रही है। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन एक मुझे जो लगता है, ये जो मुफ्त धान्य बांट रही है सरकार, इसके कारण खेत उजड़े पड़े हैं। लोगों को खेती करने की जरूरत ही नहीं लग रही है। हमारे यहाँ तो लोग धान, बहुत धान मिलता है मुफ्त। इसके कारण वो क्या करते हैं, उसका धंधा करते हैं। 2 रुपए से लेते हैं और 20 रुपए किलो से बिकते हैं। तो कोई खेती करने का कोई इसका मन ही नहीं है। तो खेत उजड़े पड़े हैं। तो ये मुफ्त धान्य बांटना कब कम होगा, ये सरकार के पास जाना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। लोगों के हाथ को, लोगों के मन को काम मिले, तो ये सब जो देश में गुंडागर्दी, अनेक तरह के मानसिक विकार और उजड़े हुए खेत फले फूले होंगे। ओम। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आदरणीय दीदी जी आपने सामने रखा है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि जो किसान अपने अथक परिश्रम से अन्न का उत्पादन करता है, वो उपभोक्ता तक मुफ्त में जाए। और उपभोक्ता, कई ऐसे उदाहरण, जीवंत उदाहरण मिले हैं कि कई लोग तो अब दूसरे से खरीद रहे हैं और उसको थोड़ा महंगा बेच रहे हैं। तो ये जो निष्क्रियता, इस तरह से फ्री का, जहाँ फ्री होना चाहिए वहाँ फ्री, जहाँ सहयोग होना चाहिए वहाँ सहयोग, लेकिन ये निष्क्रियता उत्पन्न कर रहा है फ्री की चीज़ें बाँट करके। निश्चित ही बड़ा मुद्दा है, संभवतः आने वाले समय में इस पे वार्तालाप होगी। हालाँकि आज बीज पर बात रखी गई है और बीज से कई ऐसे आज वटवृक्ष तैयार हो गए हैं मुद्दों के रूप में, जिन पे आने वाले टाइम में वार्तालाप होनी है। लेकिन जिस तरह से आदरणीय मुख्य वक्ता जी ने अपनी बात रखी है, और वो बात कई समस्याओं की समाधान करती हैं और कई कमजोरियों का दूर करती है खेती जगत की और खेती किसानी की। इसी क्रम में मैं आदरणीय रंजना बहन जी से निवेदन करता हूँ कि वो आएँ, अपनी बात रखें और सभी का धन्यवाद करें। मुख्य वक्ता जी। अरे वो हैंडरेज हो रही क्या? जी, जी। सर हैं, शायद उनका हैंडरेज था। अच्छा सर हैं। जी आदरणीय अच्छा। सीएम का
अच्छा जी जी, आदरणीय सीएम साहब से हम निवेदन करें, आप हमारे योगाहार के सीएम साहब हैं, आदरणीय आप बात रखिएगा। जी ओम, मुझे विशेष कोई बात नहीं कही थी। आदरणीय दिनेश जी और आदरणीय शरद भैया से केवल एक ही कहना है कि हम लोग छोटे किसान 1-2 एकड़ वाले हैं, तो बीज संरक्षण की जो बात चली, तो इसमें कोई ऐसा वक्ता हो या कोई ऐसे हो कि उसको कैसे रखें। आपने अभी बताया कि जूट के बोरे में रख दें, तो हम तो जूट के बोरे में रखे और पता चला कि चूहा जी लोग वो जितना 20 किलो रखे थे, 25 किलो रखे थे, वो कुल खा गए और मेरा बोरा भी खत्म। तो इसका क्या बढ़िया उपाय है, वो जानने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जी ओम, सदन को प्रणाम। नहीं, आपको थोड़ा बीज रखना है, तो अब अपनी ड्रम ले लीजिए, लोहे वाली ड्रम, और उसमें